नमस्कार साथियों। कल वाले वीडियो में अपन ने संसद के अंदर अनुच्छेद 88 तक की व्यवस्थाएं देख ली थी। अब आज वाली क्लास में अपन देखेंगे संसद के पदाधिकारी और 88 के बाद में संसद में कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है संसद के पदाधिकारी। देखिएगा दोस्तों, संसद के पदाधिकारियों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 89 से अनुच्छेद 96 के बीच दिया गया है, 89 से 96 के बीच। तो पहले तो थोड़ा बहुत समझें आप कि संसद के दो सदन हैं। एक आपका है राज्यसभा और एक आपका है लोकसभा। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं उसका उल्लेख है अनुच्छेद 89 से अनुच्छेद 92 तक, एवं लोकसभा के पदाधिकारियों का जो उल्लेख है यह है अनुच्छेद 93 से अनुच्छेद 96 के बीच। अब राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं, पहले तो थोड़ा सा समझेंगे आप। एक आपका है सभापति, दूसरा है उपसभापति, और तीसरा एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, महासचिव। ऐसे ही लोकसभा के भी पदाधिकारी हैं। एक है आपका अध्यक्ष, एक है आपका उपाध्यक्ष और एक है आपका महासचिव। दोबारा सुन लीजिएगा, अपन बात कर रहे हैं संसद के पदाधिकारियों की अनुच्छेद 88 के बाद, और संसद के पदाधिकारियों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 89 से 96 के बीच है। और संसद के दो सदन हैं, एक राज्यसभा है और एक आपका है लोकसभा। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं उनका उल्लेख है 89 से लेकर के 92 तक है, और 89 से 92 तक उल्लेख दिया गया है सभापति और उपसभापति का। और एक तीसरा जो पदाधिकारी है उसका भी आप ध्यान रखेंगे, महासचिव का। ऐसे ही लोकसभा के पदाधिकारी हैं, और लोकसभा के भी पदाधिकारी एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 93 से 96 के बीच दिया गया है। और इसके बाद में एक चीज फिर नीचे आप ध्यान रखोगे, महासचिव। अब दोस्तों पहले तो अपन इसे बिल्कुल नॉर्मल समझेंगे एक डायग्राम के द्वारा, और मैं पहला पॉइंट की बात कर रहा हूं राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो पहले तो अपन बिल्कुल नॉर्मल वेज में समझेंगे और फिर संविधान में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके बारे में समझेंगे। तो देखिएगा, एक डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊं आपको। तो एक तो सभापति होता है, एक होता है उपसभापति, और एक है आपका महासचिव। अब देखिएगा, सभापति के बारे में सुनिएगा पहले कि सभापति के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। पहले तो ये देखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो होता क्या है? निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, चयनित होता है या पदेन होता है? ये संविधान की कुछ शब्दावली हैं, तो उनके ऊपर आप विशेषकर ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन होता है। पदेन का मतलब है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, कोई भी हो भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी बन जाता है। पदेन का मतलब मैं बता रहा हूं, एक के साथ एक फ्री। जैसे एक पद संभाले और दूसरा पद उसे उस पद के हिसाब से मिल जाए, वो क्या होता है? पदेन होता है। तो पहली बात याद रखिएगा कि राज्यसभा का सभापति क्या होता है? पदेन होता है। दूसरा, राज्यसभा का सभापति होता कौन है? तो आपका जो अनुच्छेद 64 है, उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, अब कार्यकाल क्या होगा? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या होता है, तो आपको ध्यान है कि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो सभापति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे, त्यागपत्र, कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिएगा, सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो यह ध्यान रखेंगे कि सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद वर्तमान में कौन है? तो आपको ध्यान होगा इतना तो दोस्तों कि वर्तमान में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू हैं, वो राज्यसभा के वर्तमान में क्या हैं? पदेन सभापति। तो ये पहली व्यवस्था तो देख ली अपने सभापति के बारे में। वापस सुन लो कि सभापति क्या होता है? पदेन होता है। ये वर्ड याद रखोगे, एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन। दूसरा, अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद में कार्यकाल, तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसके बाद में त्यागपत्र, कि सभापति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है? तो आपको ध्यान है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तो सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। अब दोस्तों इसके बाद में दूसरे पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं उपसभापति के बारे में। देखिएगा दोस्तों, अच्छा कंसेप्ट है, याद रखेंगे आप। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने सभापति बताया आपको कि सभापति क्या होता है? पदेन। तो उपसभापति क्या होता है? याद रखिएगा दोस्तों, उपसभापति, मैं ऑप्शन देता हूं आपको, मनोनीत होता है कि नियुक्त होता है कि पदेन होता है कि चयनित होता है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा का उपसभापति चयनित होता है। क्या होता है दोस्तों? चयनित। सभापति जो है वो क्या होता है?
पदेन, जबकि उपसभापति क्या होता है, चयनित होता है। सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि राज्यसभा का उपसभापति होता है ए मनोनीत, बी नियुक्त, सी पदेन, डी चयनित। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चयनित होता है। अगला, अब उपसभापति का चयन कहां से किया जाता है? याद रखिएगा कि उपसभापति का चयन राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही, राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही इसका क्या करती है, चयन करती है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो पदेन आता है। लेकिन जो उपसभापति होता है वो चयनित होता है। और इसका चयन कहां से होता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक को उपसभापति के रूप में क्या करती है, चयनित करती है। तो अब मैं ये कहूं कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभापति का जो कार्यकाल था वो तो कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन उपसभापति का चयन राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही करती है। अतः उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। यहां कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े आराम से कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझना है। सीधा आ जाए, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। 6 वर्ष का क्यों होता है, तो आपके सामने ये राइट आंसर आपके माइंड में होना चाहिए कि उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य भी होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। इसके बाद में है त्यागपत्र। देखिएगा कि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है। भाई सभापति का मतलब है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति अपना त्यागपत्र देगा सभापति को। किसको देगा दोस्तों, सभापति को वह अपना त्यागपत्र देता है। क्लियर। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है दोस्तों हरिवंश। जो राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में हैं वो कौन है, हरिवंश हैं दोस्तों। याद रखिएगा इस मामले को। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, उपसभापति और सभापति। देखिएगा अंतर दोबारा समझ लो, कहीं मिस्टेक न हो जाए आपकी, कि राज्यसभा के 3 पदाधिकारी हैं, सभापति है, उपसभापति है और महासचिव है। सभापति और उपसभापति, सभापति क्या होता है, पदेन होता है, जबकि उपसभापति क्या होता है, चयनित होता है। पहला अंतर। दूसरा, उपसभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जबकि उपसभापति का चयन राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही करती है। दूसरा अंतर। तीसरा, सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, जबकि उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। इसके बाद में चौथा है त्यागपत्र, कि सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। क्यों, क्योंकि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, वो सभापति को देता है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो दोस्तों पदेन और चयनित से निकलता है। ये शब्द जरूर याद रखना है कि उपसभापति चयनित होता है और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन होता है। दोनों में अंतर क्लियर दोस्तों। इसके बाद में अपन तीसरे पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों महासचिव। देखिएगा अब ये जो कंसेप्ट है महासचिव वाला, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ेंगे आप कि महासचिव कौन होता है।
याद रखिएगा, यह एक स्थायी अधिकारी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये न तो चयनित होता है न मनोनीत होता है। ये एक स्थायी अधिकारी होता है राज्यसभा का या सदन का। दूसरा, यह किस श्रेणी का होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आईएएस श्रेणी का होता है। यानी आईएएस जो व्यक्ति है, सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उसे राज्यसभा का महासचिव के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। दोबारा याद रख लीजिएगा कि महासचिव के बारे में कंसेप्ट क्या है कि यह सदन का स्थायी अधिकारी होता है। नंबर 2, यह किस श्रेणी का होता है? यह एक आईएएस श्रेणी का व्यक्ति होता है। अगला, कि महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महासचिव चाहे आप लोकसभा के महासचिव के बारे में पढ़ लो या राज्यसभा के महासचिव के बारे में पढ़ लो, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल समान है। जैसे लोकसभा के महासचिव की बात करूं तो वही मामला आ जाएगा कि यह स्थायी अधिकारी होता है और यह आईएएस श्रेणी का होता है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है महासचिव की? तो याद रखिएगा, राज्यसभा का यदि वो महासचिव है तो उसकी नियुक्ति करेगा सभापति, और दूसरा है लोकसभा का यदि वो महासचिव है तो उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, डी सभापति ओब्लिक अध्यक्ष, सी सभापति ओब्लिक अध्यक्ष, और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा से राज्यसभा का सभापति इसकी नियुक्ति करता है और लोकसभा से इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब याद रखिएगा कि महासचिव के कार्य क्या होते हैं, कि भाई महासचिव की नियुक्ति क्यों की जाती है। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट कि महासचिव है वह राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक अधिकारी के रूप में कार्य करता है या निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पहला पॉइंट तो यह है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस कंसेप्ट में गड़बड़ मत करना दोस्तों, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो वो चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो वो दोस्तों महासचिव होता है। अब महासचिव दोनों तरफ है, लोकसभा का भी महासचिव है और राज्यसभा का भी क्या है? महासचिव। तो ये दोनों जो महासचिव हैं ये 5-5 वर्ष के लिए, जैसे अब की बार एक महासचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, तो अगली बार जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें दूसरा महासचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसके द्वारा कार्य किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, महासचिव के द्वारा। इसके बाद में दूसरा है कि महासचिव जो होता है वह अध्यक्ष या सभापति की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता है। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्यसभा से जो सभापति होता है, धन विधेयक को छोड़ करके जितने भी विधेयक हैं उनको प्रमाणित करने का कार्य सभापति का है, और लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है। यानी धन विधेयक को प्रमाणित करने की पूर्णतः शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास, सभापति के पास नहीं है। जबकि अलग और विधेयकों की बात करें तो यदि सभापति अनुपस्थित है तो सभापति की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास चली जाती है? महासचिव के पास चली जाती है। तीसरा है कि और महासचिव का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों महासचिव का कार्य होता है कि वह सदन की तरफ से संदेश भेजने का भी क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर दोस्तों? अब अपन बात करें
कि राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। तो राज्यसभा के जो वर्तमान महासचिव हैं वो दोस्तों हैं दीपक वर्मा। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान महासचिव कौन है, दीपक वर्मा। और एक और क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। दोबारा याद रख लीजिएगा कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन सी थी। तो दोस्तों वो थी रमा देवी। कौन थी दोस्तों, रमा देवी। यह है महासचिव के बारे में। दोबारा सुन लो कि महासचिव जो होता है वह स्थायी अधिकारी होता है। नंबर 2, वह किस श्रेणी का होता है, तो वो होता है आईएएस श्रेणी का होता है। नंबर 3, महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा से सभापति के द्वारा और लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष है वो महासचिव की क्या करता है, नियुक्ति करता है। अगला दोस्तों कि महासचिव के कार्य क्या होते हैं, तो पहला कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में महासचिव है वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। दूसरा, वह विधेयकों को क्या करता है, प्रमाणित करता है और सदन की तरफ से संदेश भेजने का उसका क्या होता है, कार्य होता है। वर्तमान में राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है, तो दीपक वर्मा है। और पहली महिला राज्यसभा की महासचिव कौन रही है, तो उसका नाम याद रखेंगे आप, रमा देवी। ये तो था एक दोस्तों जर्नल सा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं विथ आर्टिकल कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के लिए, अर्थात सभापति और उपसभापति के लिए। तो मैंने बताया था आपको कि राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं उनका उल्लेख कहां से कहां तक है, 89 से 92 तक। और दोस्तों ये पॉइंट होगा, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन की प्रकृति आ रही है वो विथ आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम आप इन बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 89 की। देखिएगा अनुच्छेद 89 के कितने पार्ट हैं, अनुच्छेद 89 के 2 पार्ट हैं, या आप ये कह सकते हो कि अनुच्छेद 89 में कितनी व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो यहां पे 2 पॉइंटों के द्वारा समझाया गया है। पहला है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह भी मैंने वैसे अभी कुछ समय पहले एक हल्की सी डायग्राम के द्वारा बताया था, उसमें मैंने अनुच्छेदों का उल्लेख नहीं किया था। लेकिन अनुच्छेद 89 का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति। ये तो है 89(1) के अंदर व्यवस्था। और 89(2) में लिखा हुआ है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति का चयन करती है। याद रखिएगा दोस्तों, उपसभापति का क्या करती है, चयन। अभी मैंने जो छोटा सा डायग्राम बताया था उस समय भी मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति। तो राज्यसभा का सभापति क्या होता है, पदेन, जबकि उपसभापति होता है उसका क्या होता है, चयन किया जाता है। और उपसभापति का चयन कहां से होता है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 89 कह रहा है
कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही, कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें से ही एक उपसभापति का चयन कर लिया जाता है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में दर्शाई गई है दोस्तों? अनुच्छेद 89 के अंदर। अब सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 89। और 89 में कितनी व्यवस्थाएं दी गई है? 2 व्यवस्थाएं दी गई हैं, एक सभापति के बारे में और एक दिया गया है उपसभापति के बारे में। सभापति के बारे में कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन। और दूसरा, उपसभापति के बारे में दूसरी व्यवस्था कही जा रही है कि राज्यसभा यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति का चयन करती है। फिर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वर्डिंग पे जरूर याद रखना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की सिर्फ वर्डिंग ही आपको कामयाबी दिला सकती है, क्योंकि वर्डिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सभापति का तो क्या होता है, सभापति क्या होता है? पदेन होता है। और उपसभापति का क्या होता है? चयन होता है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89 में है दोस्तों। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 90 की। याद रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 90 में क्या व्यवस्थाएं दी गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 90 के अंदर कंप्लीट व्यवस्था है उपसभापति के बारे में। किसके बारे में है दोस्तों? उपसभापति के बारे में। और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 90 के अंदर 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है दोस्तों? 3 कंडीशन, 3 शर्तों का उल्लेख है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते हुए जाना है, क्योंकि यहां से नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे आजकल एग्जाम के अंदर। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े आराम से समझो, शिद्दत से समझो किसी भी चीज को। तो अनुच्छेद 90 के बारे में किसके बारे में उल्लेख है? टोटल अनुच्छेद 90 में उल्लेख है उपसभापति के बारे में। टोटल अनुच्छेद 90 है। और इसमें 3 कंडीशन आ रही है। पहला है पद रिक्त, दूसरा है पद त्याग, और तीसरी कंडीशन है पद से हटाए जाना। यानी उपसभापति के बारे में 3 कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? उपसभापति का पद रिक्त, कि उपसभापति का पद रिक्त कब मान लिया जाता है या पद रिक्त उसका कब हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कंडीशन याद रखनी है कि पद रिक्त कब होगा? जब वह अपनी राज्यसभा की सदस्यता को खो देता है। तो उपसभापति का राज्यसभा से क्या मान लिया जाता है? पद रिक्त मान लिया जाता है। कंडीशन याद रखिएगा कि पद रिक्त कब होगा उपसभापति का? कि जब उपसभापति किसी कारणवश अपनी सदस्यता को खो दे, तो उस कंडीशन में उपसभापति का क्या मान लिया जाता है? पद रिक्त मान लिया जाता है। अब मैंने आपको बताई थी अयोग्यता, जब मैं आपको अनुच्छेद 83 पढ़ा रहा था, कि सदन चाहे वो लोकसभा का या वो राज्यसभा का सदन हो, और जो भी सदस्य हैं सदन में बैठने वाले, उनकी अयोग्यता का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता था। बताया था मैंने पिछली वाली क्लास में भी। एक, संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत वो यदि अयोग्य हो जाए, और दूसरा, दल बदल के आधार पे यदि वो अयोग्य हो जाता है तो उसे अपनी सदन की सदस्यता को खोना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और यदि जब उपसभापति सदन का सदस्य ही नहीं है राज्यसभा का, तो उसका पद रिक्त मान लिया जाता है।
दूसरी बात कर रहे हैं अपन पद त्याग कि पद त्याग का मतलब है त्याग पत्र, कि उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो दोस्तों यह भी मैंने बता भी दिया है कि उपसभापति अपना त्याग पत्र देता है सभापति को। किसको देता है? सभापति को वो अपना क्या देगा? त्याग पत्र देगा। इसके बाद में है पद से हटाए जाना। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा के उपसभापति को किस बहुमत से हटाया जा सकता है। याद रखना दोस्तों, मैं तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पे, पद से हटाए जाना, कि राज्यसभा के उपसभापति को किस बहुमत से हटाया जाता है। तो याद रखिएगा, उपसभापति को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। कौन से बहुमत से हटाया जाता है? प्रभावी बहुमत से। दोस्तों इस बहुमत वाली जो क्लास है, मैं आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा इसके बारे में कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से किस संख्या में होते हैं। जैसे एक साधारण बहुमत होता है, एक पूर्ण बहुमत होता है, एक प्रभावी बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। तो जो राज्यसभा का उपसभापति जो होता है उसे किस बहुमत से हटाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उपसभापति को कौन से बहुमत से हटाया जाएगा? प्रभावी बहुमत से। अब प्रभावी बहुमत का मतलब क्या है? प्रभावी बहुमत का मतलब है जब राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से ऐसा संकल्प प्रस्ताव पारित कर दे। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राज्यसभा के उपसभापति को कौन से बहुमत से हटाया जाता है? तो ये तो आपका आ गया प्रभावी बहुमत से। दूसरा, प्रभावी बहुमत क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रभावी बहुमत होता है सदन का जो है, जैसे राज्यसभा सदन है, उसके तत्कालीन जो समस्त सदस्य हैं, एक तो कुल सदस्य हैं, एक होता है तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत। और तत्कालीन समस्त सदस्यों का जो बहुमत होता है वो कौन सा बहुमत होता है? प्रभावी बहुमत। क्लियर दोस्तों? तो ये था अपनी अनुच्छेद 90 में व्यवस्थाएं। फिर सुन लो कि अनुच्छेद 90 में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और किसके बारे में है? उपसभापति के बारे में है। पहला पद रिक्त, दूसरा पद त्याग और तीसरा हटाए जाना पद से। पद रिक्त, कि राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त कब मान लिया जाता है? तो याद रखिएगा, जब वो राज्यसभा की सदस्यता को खो देता है तो उस कंडीशन में उसका पद रिक्त मान लिया जाता है। दूसरा पद त्याग। पद त्याग का मतलब है त्याग पत्र, कि राज्यसभा का उपसभापति किसको अपना त्याग पत्र देता है? तो याद रखिएगा, सभापति को अपना त्याग पत्र देता है। और तीसरा पॉइंट था हटाए जाना, कि राज्यसभा के उपसभापति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो अभी मैंने बहुमत बताए कि बहुमत कई प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत होता है और प्रभावी बहुमत होता है। तो उपसभापति को किस बहुमत से हटाया जाता है? प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। और प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत,
याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा? तत्कालीन। समस्त सदस्यों का जो सदन में बहुमत होता है वो क्या कहा जाता है? प्रभावी बहुमत कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? ये था अनुच्छेद 90 में। अब अपन बात करें अनुच्छेद 91 की, कि अनुच्छेद 91 में क्या व्यवस्था है। याद रखिएगा दोस्तों कि 91 में सभापति के बारे में कुछ शर्तों का उल्लेख हुआ है। किसके बारे में? सभापति। जैसे 90 में किसके बारे में उल्लेख हुआ था? उपसभापति के बारे में। तो वैसे ही 91 में किसके बारे में उल्लेख हो रहा है? सभापति के बारे में। और सभापति के लिए यहां पे 2 कंडीशन आ रही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहां से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा गया है। एक तो होता है सभापति का पद रिक्त, और एक दोस्तों लिखा हुआ है कि जब सभापति अनुपस्थित हो। 2 कंडीशन है, यानी कैसे अप्लाई करोगे? अनुच्छेद 91 में लिखा क्या गया है? 91 में लिखा है जब सभापति का पद रिक्त हो और जब सभापति अनुपस्थित हो तो फिर राज्यसभा में क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो मैं पहली शर्त के बारे में जा रहा हूं, पहले पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं जिसमें लिखा है पद रिक्त। याद रखिएगा कि जब सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उस समय सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपसभापति। कौन करेगा दोस्तों? उपसभापति। सभापति का पद रिक्त का मतलब क्या है कि भाई सभापति कौन था? सभापति हुआ उपराष्ट्रपति, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो सभापति का पद रिक्त हुआ या नहीं हुआ? आप कहोगे जी सर हो गया। तो जब सभापति का इस प्रकार से पद रिक्त हुआ है तो फिर उपसभापति किसके रूप में कार्य करेगा? सभापति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगली कंडीशन सुनना दोस्तों, कि जब सभापति एवं उपसभापति, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर मैं बात कर रहा हूं कि जब सभापति और उपसभापति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए, कि सभापति का भी पद रिक्त हो जाए और उपसभापति का भी पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा? बताना सर। तो याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति तय करे। यानी ये शक्ति उस समय किसके पास चली जाएगी? राष्ट्रपति के पास। फिर सुन लो कि जब सभापति का पद रिक्त हो तो उसकी जगह उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि सभापति और उपसभापति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सभापति का कार्य कौन करेगा? तो याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में सभापति तय करने की शक्ति किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास। कि राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए राज्यसभा में जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वह व्यक्ति फिर सभापति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। तो सीधा क्वेश्चन आ जाए कि जब सभापति और उपसभापति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए तो ऐसी कंडीशन में सभापति के रूप में कार्य
कौन करेगा? संसद तय करे। नंबर 2, प्रधानमंत्री इस कार्य के लिए तय करे। या नंबर 3, राष्ट्रपति तय करे। या नंबर 4, स्वयं राज्यसभा इसे तय करेगी। तो याद रखिएगा, पद रिक्त में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। वो पद रिक्त के कंडीशन में कौन तय करेगा? ये राष्ट्रपति तय करेगा। अगला है दोस्तों अनुपस्थित, कि जब राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित हो, तो ध्यान रखिएगा कि सभापति क्या हो? अनुपस्थित। तो वही कंडीशन आ जाएगी। उसकी जगह कौन कार्य करेगा? उपसभापति। और जब दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं, दोनों ही अनुपस्थित हो जाए, सभापति भी अनुपस्थित है और उपसभापति भी अनुपस्थित है, तब सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो इसका निर्धारण करेगी स्वयं राज्यसभा। कौन तय करेगी? स्वयं राज्यसभा। दोस्तों कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? देखो दोबारा समझाता हूं मैं आप इस कंडीशन को, कि कंडीशन 2 है। अब अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, पदरिक्त और एक है आपका अनुपस्थित। किसका पदरिक्त? सभापति का। तो सभापति का पदरिक्त है, तो फिर कौन कार्य करेगा सभापति के रूप में? उपसभापति। और यदि दोनों का ही पद रिक्त हो जाए, सभापति और उपसभापति का, तो फिर सभापति के रूप में कौन व्यक्ति कार्य करेगा? यह शक्ति किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास। यानी पद रिक्त की कंडीशन में तय कौन करेगा? राष्ट्रपति। और दूसरा है अनुपस्थित। कौन अनुपस्थित? सभापति। तो कौन कार्य करेगा? उपसभापति। किसके रूप में? सभापति के रूप में। और यदि दोनों का ही या दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं, तो फिर सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा? यह शक्ति किसके पास होगी? स्वयं राज्यसभा के पास। और राज्यसभा इसके लिए क्या करती है? राज्यसभा एक तालिका बनाती है जिसमें 5-6 सदस्यों का एक समूह होता है, और वो वरिष्ठता के आधार पर बनाई जाती है। और उस तालिका में जो सबसे वरिष्ठ होता है वो अनुपस्थित होगा, तब सभापति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? ये था अपना अनुच्छेद 91। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 92 की। और 92 में क्या लिखा हुआ है कि जब सभापति एवं उपसभापति दोनों को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हो। पेंडिंग का मतलब होता है दोस्तों लंबित पड़ा हो, तो वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। देखो समझना एक मिनट, पहले आप सभापति को समझो।
कि जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लंबित पड़ा हो, पारित नहीं हुआ हो, सिर्फ एक प्रस्ताव लाया गया हो कि हम साहब राज्यसभा के सभापति को हटाना चाहते हैं और वो पेंडिंग पड़ा है, उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई है, तब राज्यसभा का सभापति पीठासीन नहीं होगा। याद रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का पीठासीन होता है, यानी जो सभा सदन की होती है उसकी अध्यक्षता करेगा। और राज्यसभा में जब कार्रवाई चलती है तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। लेकिन जब उसे हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो याद रखिएगा, सभापति उस कंडीशन में राज्यसभा की पीठासीन नहीं होगा, राज्यसभा की वो अध्यक्षता नहीं करेगा, अर्थात उसे निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्णायक मत क्या होता है यह सुनिएगा, देखिएगा। निर्णायक मत जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं कास्टिंग वोट, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 100 में। और निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो संसद में किस किस के पास है? एक तो राज्यसभा के सभापति को और एक लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100 के तहत। निर्णायक मत कब देते हैं? कि जब सदन में किसी विधेयक पर सदन के सदस्य समान भागों में बंट जाए, बराबर बराबर भागों में बंट जाए। कि कोई विधेयक है, पारित करना है, जैसे राज्यसभा में कोई विधेयक आया और उसे पारित करवाने के लिए वोटिंग करवाई जा रही है, और यदि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उस समय जितने सदस्य उपस्थित हैं, मतदान देने वाले भी, और वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए, 50% यस कह रहे हैं कि साहब इसे पारित कर दिया जाए, और 50% सदस्य ये कह रहे हैं कि ये पारित नहीं होना चाहिए, तो जब सदन में किसी विधेयक पर सदन के सदस्य बराबर बराबर भागों में वोटिंग के समय बंट जाते हैं, तो राज्यसभा से राज्यसभा के सभापति को और लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष को ऐसी कंडीशन में निर्णायक मत देने का क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है। और निर्णायक मत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में। अब सभापति के पास भी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव ही राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उस समय जब हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग हो, उस समय राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वो राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये लिखा है अनुच्छेद 92 में। दोस्तों, कल अपन बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के बारे में। और यहां पर लोकसभा अध्यक्ष वाला जो पार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से, और काफी बार पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। तो इस पर अपन कल वाली वीडियो में क्या करते हैं? चर्चा।